आप देख रहे हैं अनहोनी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। हमेशा की तरह ही उस रात भी मैं वापस काम से घर लौट रहा था। रास्ते में हमेशा की तरह ही मैं अकेला ही था, क्योंकि रास्ता सुनसान और जंगल वाला था। मेरे हाथ में एक टॉर्च थी, जिसकी रोशनी के सहारे मैं आगे बढ़ रहा था। हालांकि रास्ते पर लाइट्स थी, मगर काफ़ी दूर दूर पर, जिस वजह से रास्ते पर आधी अधूरी रोशनी ही पहुंच पा रहे थे। अभी मैं चल ही रहा था कि तभी अचानक से किसी ने पीछे से मेरा हाथ पकड़ा। मैंने पीछे पलट कर देखा तो पाया कि ये कोई और नहीं बल्कि मेरे बचपन का दोस्त राजेश है। राजेश, जिसे ना जाने कितने ही सालों से मैंने नहीं देखा था, मगर उसका चेहरा मुझे आज भी अच्छे से याद है। राजेश ने मुझे देखा और फिर मेरे हाथों में एक कागज की पुड़िया थमा दी। मैंने उस पुड़िया को खोल कर देखा तो वो एक चिट्ठी थी। मैंने राजेश से पूछा, ये क्या है बे? क्या तू बोल नहीं सकता? ये चिट्ठी क्यों पकड़ा रहा है? इस पर राजेश ने कहा, बस इसे पढ़ता जा। मुझे बड़ी हैरानी हुई कि इतने सालों के बाद मिले हैं और ये क्या मुझे बेकार सी चिट्ठी पढ़ने को कह रहा है। खैर, फिर भी मैंने वो चिट्ठी पढ़नी शुरू की। उसमें राजेश ने अपने हिसाब से लिखा हुआ था। मेरा जन्म मुंबई में ही हुआ था और बचपन भी यहीं बीता था, पर मैं जब 15 का हुआ तो पिताजी के तबादले के वजह से हमें रतलाम जाना पड़ा। लेकिन मुंबई से मेरा प्यार कभी कम नहीं हुआ। रतलाम भी अपने आप में शानदार है, पर मुंबई से कई ऐसी यादें जुड़ी है जिन्हें मैं कभी भूल नहीं सकता। ये घटना तब की है जब मैं 14 साल का था और अपने कुछ दोस्तों के साथ साइकिल चलाने जाया करता था। मैं जहाँ रहता था वहीं पास ही एक वीरान कॉलोनी थी जो लगभग खंडर बन चुकी थी। उस कॉलोनी के आसपास का इलाका भी वीरान था और वहाँ कई पेड़ और झाड़ियाँ भी उग गई थी कई सालों में। उसी कॉलोनी के पास एक मेन रोड जाती थी। बस हमें इस वीरान इलाके में जीवित लोग नज़र आते थे। इनमें से ज़्यादातर लोग अपने काम और कॉलेज से आते जाते थे इस रोड से। हमारी कॉलोनी से साइकिल चलाने के लिए बस यही जगह थी, इसलिए हम उस वीरान कॉलोनी में जाया करते थे। वहाँ रास्ते काफ़ी बड़े थे और खुले थे। रास्तों में कोई रुकावट नहीं थी, जिसकी वजह से हम दिल खोलकर साइकिल रेस लगाते हैं। यूं ही एक बार मैं अकेला ही साइकिल चलाने चला गया उस वीरान कॉलोनी में, और इत्तेफाक से उस दिन रोड पर भी बहुत कम लोग ही थे। ठंडी हवाएं चल रही थी, बारिश का मौसम था। आसमान पर जैसे अंधेरा सा छा गया था और रोड किनारे पेड़ों पर लगे फूलों की खुशबू ने मूड खुश कर दिया था। धूप भी नहीं थी, वहाँ ज़्यादा गर्मी भी नहीं थी। मैं तब साइकिल रोड के कई बार से चला रहा था और तब मुझे वो दिखी, वो जिसकी सूरत मैं कभी नहीं भूल सकता। रोड के दाईं ओर लाल फूलों वाले पेड़ की छांव में एक सुंदर लड़की थी, जिसने सफ़ेद रंग की कुर्ती और जीन्स पहन रखे थे। उसने काले छोटे बाल और सिर्फ बाल उसके गर्दन तक थे और चेहरे पर मोह लेने वाली मुस्कान। उसकी नज़र मेरी नज़र से मिली और फिर उसने एक प्यारी सी मुस्कान के साथ मुझे हाथ हिलाकर इशारा किया। मेरी आंखें उसी लड़की की ओर गड़ गईं और मैं आने जाने वाले आसपास की दुनिया से बेखबर जैसे होश ही खो बैठा और जा टकराया एक हट्टे कट्टे सरदार जी से। उनसे माफ़ी मांगकर मैं मुड़ा तो देखा वो लड़की वहाँ कहीं नहीं थी। सिर्फ कुछ ही पलों में
वो लड़की अचानक कहाँ चली गई, पता नहीं उस लड़की ने मुझ पर क्या जादू किया था, पर अब मुझे उसे दोबारा देखना था। ये बात मैंने अपने दोस्तों को बताई तो उन्होंने कहा कि इस रोड पर कॉलेज के लड़की लड़कियां आते जाते रहते हैं। अगले दिन वो लड़की शायद उसी समय वापस दिखे, इसीलिए मैं हर दिन ठीक उसी समय पर इंतज़ार करने लगा उस लड़की का, मगर वो मुझे कभी नहीं दिखी। इस बात से कि मैं उस लड़की को फिर कभी नहीं देख पाऊंगा मेरा दिल टूट गया और मैं कई दिनों तक उदास रहा। फिर मैं 10वीं कक्षा में चला गया और 10वीं की पढ़ाई के चलते उस लड़की की यादें मेरे दिमाग के एक कोने में जाकर छुप गईं। मैंने 10वीं बहुत अच्छे से पास किया और फिर अपने परिवार के साथ रतलाम शिफ्ट हो गया, नए शहर में बसने, वहाँ की ज़िंदगी की आदत डालने। कॉलेज में एडमिशन और फिर कॉलेज की पढ़ाई ने मेरा ध्यान उस लड़की से भटकाए रखा। कॉलेज पूरा करने के बाद मैंने एक अच्छी सी नौकरी ढूंढी और फिर वापस आ गया अपने असली घर मुंबई में। 10 सालों में मुंबई काफ़ी बदल चुका था। अब यहाँ भीड़ भी बढ़ गई थी और ऊंची ऊंची इमारतें भी थी। मैंने मेरे मन में सिर्फ एक ही चीज़ बैठा रखी थी और वो थी उस लड़की को ढूंढना। पर क्या 10 सालों में मैं उस लड़की को पहचान पाऊंगा, उसे ढूंढ पाऊंगा? ऐसा थोड़ी ही हो पाएगा। यही सवाल मेरे दिमाग में कई बार आया, मगर मैं निराश नहीं हुआ। मैं फिर अपने पुराने घर की ओर गया। हमारी और वो वीरान कॉलोनी कब की गिरकर वहाँ नई बिल्डिंगें बनाई जा चुकी थी और अब वहाँ वो रोड भी नहीं था और जैसा का तैसा। पर मुझे वहीं पास ही में किराए का एक मकान मिल गया, जहाँ से वो थोड़ा सा जो रोड बचा था वो मुझे दिखाई देता था, ताकि कभी वो लड़की मुझे दिख जाए। मैंने फिर अपनी तहकीकात शुरू की और वहाँ के पुराने स्थानीय निवासियों से पूछा और मेरे कुछ चौंकाने वाली बात पता चली। इनमें से कुछ लोगों ने उस लड़की को देखा था। इसके बाद मुझे कुछ और लोग भी मिले जिन्होंने उस लड़की को देखा था। इनमें से कुछ की कहानी लगभग मेरी तरह ही थी, पर कुछ की अलग। कुछ लोग जब अपने वाहन से जा रहे थे तब वो लड़की अचानक उनकी गाड़ी के सामने आ जाती और फिर गाड़ी के आर पार हो जाती। मुझे पहले इस बात पर यकीन नहीं हुआ कि वो लड़की असल में एक आत्मा है, पर हाल ही में जिन लोगों ने उस लड़की को देखा था उनके अनुसार वो एक जवान लड़की थी। मैं इन सब बातों से कंफ्यूज होने लगा था। इसी बीच एक तहकीकात के दौरान एक बुजुर्ग आदमी ने कहा, बेटा इन आत्माओं के चक्कर में मत पड़ो, उसे भूल जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। पर मैं उसे न भूल पा रहा था और ना ही उसे जाने दे पा रहा था। बस यही तो मेरी दिक्कत थी। मैंने उस लड़की की पहचान के बारे में जानने की भी कोशिश की, पर कुछ भी पता नहीं चला। इन सभी किस्सों पर गहराई से सोचने पर मुझे एक बात ही पता चली कि वो लड़की जब भी किसी को दिखती है तो सिर्फ एक बार ही दिखती है। उसे दोबारा किसी ने नहीं देखा। साथ ही वो आत्मा कोई बुरी नहीं। वो बुजुर्ग से लेकर बच्चों और मर्दों से लेकर औरतों को सबको दिखी है, पर किसी को भी उस लड़की को लेकर आकर्षण नहीं हुआ, जैसा कि मेरे साथ हुआ। कई लड़कों के हिसाब से वो उनकी द्वारा देखी गई सबसे सुंदर लड़की थी, पर फिर भी उन्हें उस लड़की से इश्क नहीं हुआ। शायद वो लड़की कोई जादू नहीं करती लोगों को, और शायद उसके लिए मेरी मोहब्बत सच्ची है। इसलिए मैंने एक फ़ैसला लिया जो शायद लोगों को बेवकूफ़ाना लगे, पर यही एक तरीका था जिससे उस लड़की को दोबारा देखने की मेरी तमन्ना शांत हो। तो मैं ये ज़रूर करना चाहूँगा कि ये सब लिखते वक्त मैं अपने पूरे होशो आवाज़ में हूँ
और ये सब मैं अपनी खुद की मर्जी से कर रहा हूँ। बस इतना चाहता था कि मेरे परिवार को और दुनिया को मेरी प्रेम कहानी पता चले। इसलिए एक आत्मकथा रूपी सुसाइड नोट लिखने जा रहा हूँ। मुझसे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा। मुझे उस लड़की को दोबारा देखना है, बार बार देखना है। और ये तमन्ना तभी पूरी हो सकती है जब मैं भी आत्मा बन जाऊं। इसलिए मुझे मरना ही होगा। पूरा लेटर पढ़कर ख़त्म करने के बाद मैंने नज़र घुमाकर राजेश की तरफ देखा और फिर मैंने कहा, अबे तू पागल है क्या? एक लड़की के चक्कर में ये सब क्या कर रहा है? इतना कहकर मैंने उसका हाथ पकड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, मगर ये क्या, मेरा हाथ उसके हाथ के आर पार हो गया। मैं चौंक सा गया। मुझे कुछ समझ नहीं आया कि आखिर ये कैसे हो गया। मेरा हाथ उसके शरीर के आर पार कैसे हो गया। तभी राजेश ने रुककर मेरी तरफ देखा और फिर एक मुस्कान दी और फिर हवा में धुआं सा हो गया। यानी कि राजेश मर चुका था। किसी कब्रिस्तान में जहां लोगों का ज़्यादा आना जाना नहीं होता, वहाँ ज़िंदगी और मौत एक अजीब खेल खेलती है। ऐसी जगह पर लोग कम ही जाते हैं या वो जगह बंद ही होती है। तब इन जगहों पर कुछ शैतानी ताकतें अपना कब्जा जमा लेती हैं। इन बुरी और शैतानी आत्माओं को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम किस जाति या धर्म से हो। उनको ये बात से फ़र्क पड़ता है कि तुम इंसान हो, और इस वजह से वो शैतानी ताकतें इंसान को बहुत तकलीफ़ पहुंचाती है। ये बात उस वक्त की है जब मुझे और मेरे दोस्त को इन सारी बातों पर बहुत ही रोमांच आता था। इन कहानियों को सुनने में बड़ा मज़ा आता था। तो इस सिलसिले में मेरे दोस्त ने मुझे मिलने के लिए बुलाया। तो मैंने कहा, तेरे घर पर आऊँ या बाहर मिलना है? तो उसने कहा, बाहर मिलते हैं, तुझे एक इंसान से मिलवाऊंगा। उसके ये कहते ही मुझे पता लग गया कि मुझे कोई कहानी सुनने को मिलेगी। उसने घर के पास एक छोटे से ढाबे पर बुलाया। मैं वहाँ गया तो वहाँ मेरा वो पहले से ही इंतज़ार कर रहा था। वहाँ बैठकर हमने चाय और पराठे का ऑर्डर दिया और फिर एक इंसान और आया जिसके बारे में दोस्त ने कहा था। वो भी आकर हमारे पास बैठ गया। उसका नाम मनोज था। वो हमसे उम्र में काफ़ी बड़ा था। मनोज उत्तराखंड के हल्द्वानी शहर का रहने वाला था। उसको देख मैं थोड़ा हिल सा गया। मैंने देखा कि उसकी आँखें और कैसे कानों की तरफ से जैसे उसके कान जलकर चिपक गए हैं। वो देखने में थोड़ा अजीब सा लग रहा था, लेकिन मैंने पूछा नहीं कि ऐसा क्यों है। क्या पता उसे बचपन से कोई बीमारी हो। एक ख्याल ये भी आया कि क्या पता उसके साथ बचपन में ही कुछ हुआ हो। मनोज के बारे में दोस्त ने बताया कि वो नौकरी के लिए हल्द्वानी से यहाँ आया था। कई जगहों पर कोशिश करने के बाद भी कहीं बात नहीं बनी। तो मनोज ने नौकरी के बारे में अपने किसी रिश्तेदार से बात करी तो उन्होंने कहा, तू तो हट्टा कट्टा है, कहीं चौकीदारी ही कर ले जब तक कि कहीं कोई अच्छी नौकरी नहीं लगती। मनोज ने बताया कि ये बात तब की है जब मनोज 25-26 साल का रहा होगा। फिर उसने इसके बाद 2 जगह और कोशिश की और फिर एक जगह बात बनी। उस इलाके में एक नाला था जिसकी वजह से हवा में नमी, बदबू और ठंडक थी। वो उस इलाके में रात को साइकिल पर निकलता। उसके पास एक डंडा होता था जिससे पीछे साइकिल पर फंसा कर रखता था। गले में एक सीटी थी जिसे बीच बीच में बजाता था ताकि लोगों को पता रहे कि आराम से सो सकते हैं, बाहर चौकीदार घूम रहा है।
उसके पास एक टॉर्च भी था, क्योंकि कोई कोई जगह पर अंधेरा बहुत ज़्यादा था। आजकल तो खैर इतने चौकीदार नहीं होते हैं। पहले तो उनके डंडे की आवाज़ और सीटी की आवाज़ से ही रोंगटे खड़े हो जाते थे। मनोज ने बताया कि वो दिन में आराम करके रात को करीब 11 बजे तक निकल जाया करता था। रोज का यही काम था और वो अब गलियों को अच्छे से पहचान भी गया था। जिस इलाके में वो काम किया करता था वहाँ एक तरफ कुछ झुग्गियाँ बनी हुई थी और बीच में एक बड़ी सी दीवार, उसके दूसरी तरफ नाला, कब्रिस्तान और शमशान घाट बने हुए थे। कब्रिस्तान काफ़ी बड़ा था और उससे चारों तरफ से बाउंड्री की दीवारों से घिरा हुआ था। मनोज ने बताया कि जब मुझे यहाँ नौकरी मिली थी तो किसी ने भी मुझे उस कब्रिस्तान के बारे में कुछ नहीं बताया था। फिर एक दिन जब मैं उस कब्रिस्तान के सामने से गुजर रहा था तब मैंने देखा कि कोई किसी चीज़ को खा रहा है। जब मैं उसके पास गया तो उस चीज़ ने मेरे ऊपर कुछ फेंका और मुझे होश अस्पताल में आया, जहाँ मुझे पता चला कि मैं 2 साल से बेहोश था। और जब मैंने अपनी शक्ल आईने में देखी तो मैंने देखा कि मेरी आँखें जली हुई है और मेरे कान की तरफ चिपकी हुई थी। मगर वो चीज़ क्या थी जो खा रहे थे? मेरा मानना है कि शायद वो ज़मीन से लाश निकाल कर खा रहे थे। हालांकि अंधेरा काफ़ी था इसलिए मैं ठीक से देख नहीं पाया, मगर जहाँ तक मुझे आइडिया है ऐसा ही कुछ हो रहा था। और वो शक्ल मैं अपने जीते जी कभी नहीं भूल सकता। वो शक्ल बहुत ही ज़्यादा डरावनी थी। वो जो कोई भी था वो इंसान नहीं था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानियाँ। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।